नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसमें हम लोग जितने भी प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग में यूज किए जाते हैं उन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं उनको सिर्फ जो ऑनर होता है बिजनेस का वही नहीं यूज करता है, इसके अलावा इसके कई सारे यूजर्स होते हैं, कई सारी पार्टीज होती हैं जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट यूज करती हैं, जैसे कि इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटी, रिसर्चर और भी कई सारे पार्टीज होते हैं। और ये जो स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी को डिस्क्लोज करता है, उसे शो करता है। तो सभी पार्टीज को हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है, तो वो लोग हमारी प्रॉफिटेबिलिटी या सॉल्वेंसी को चेक करने के लिए हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट को देखते हैं। तो जो हम लोग अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए ताकि वो सभी को समझ में आ सके। उसमें एक स्टैंडर्ड रूल होना चाहिए, एक सेट ऑफ रूल होना चाहिए ताकि जितने भी यूजर्स हैं वो सभी उसको समझ सकें। इसीलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो बनाया गया। अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाने का मेन यही उद्देश्य था कि जितने भी यूजर्स हैं उन सभी को समझ में आए, प्लस एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हो ताकि जितने भी लोग बना रहे हैं, जितने लोग भी अकाउंटिंग कर रहे हैं वो एक ही तरीके से करें। अगर सभी लोग अलग अलग वे में अकाउंटिंग करेंगे तो जो यूजर होंगे उनको समझने में भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर सब कोई एक ही तरीके से करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि हम लोग अपना एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर हम लोग कहीं जाते हैं किसी और कंट्री में या स्कूल्स में ही, तो क्या होता है कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग ये मानकर चलते हैं कि अगर उस जगह पे हिंदी नहीं बोली जाती होगी, अगर वहां के लोगों को हिंदी नहीं आती होगी तो वो लोग इंग्लिश तो जानते ही होंगे। तो एक तरह से ये क्या हुआ, सभी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है कि इंग्लिश जो है ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबको आती होगी। तो उसी तरह अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी इसीलिए बनाए गए ताकि एक एक्सेप्टेंस आ जाए, और इसी वजह से जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उनको हम लोग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, ठीक है, या गैप भी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ये सभी के द्वारा एक्सेप्ट किए गए होते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाया गया, इसके लिए कई लोग रिसर्च किए तब बनाए। कुछ प्रिंसिपल्स हमारे पास एक्सपीरियंस की वजह से बना, कुछ प्रोफेशनल बॉडीज बनाई, ठीक है, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज भी बनाई हैं कुछ प्रिंसिपल्स। तो अब हम लोग डिटेल में एक एक करके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देखेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशन, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, अकाउंटिंग जो बनाते हैं वो कुछ एजम्पशंस पे बनाते हैं, कुछ चीजों को अपने ध्यान में रखकर बनाते हैं। तो वो एजम्पशंस जो है वो तीन एजम्पशन क्या क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एंड एक्यूरल कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है उसका मानना था कि जो हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो लॉन्ग रन के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो इस मकसद से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं कि हाँ हम लोग इसको बंद करेंगे, लेकिन हम लोग का मेन मकसद यही रहता है बिजनेस को स्टार्ट करने का कि हम लोग इसको फ्यूचर में कंटिन्यू रखेंगे, कभी भी हम लोग अपने बिजनेस को बंद नहीं करेंगे, ठीक है। गोइंग कंसर्न जो कॉन्सेप्ट है उसका मानना था कि हमारा बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा हमेशा, कभी भी वो स्टॉप नहीं होगा। सो बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर द लॉन्ग टाइम इन द फ्यूचर एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज और रिड्यूस इट्स साइज। तो कोई भी हमारा ऐसा इंटेंशन नहीं होगा कि हम लोग बिजनेस को क्लोज कर दें या उसके साइज को रिड्यूस कर दें। जब भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम लोग यही चीज ध्यान देंगे कि हम लोग फ्यूचर में उसे रन करेंगे, प्लस उसके ग्रोथ पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है हमें ये बतलाता है कि बिजनेस में हम लोग यही एजम्पशन लेकर चलते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो फ्यूचर में रन करेगा। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट,
तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट जो है, इसका मानना है कि हम लोग जो भी मेथड या जो भी प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे हैं अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट में, ठीक है, उसको हम लोग कंसिस्टेंट रखें, उसको ईयर वाइज ईयर जो है वो चेंज ना करें। लाइक अगर हम लोग कोई भी मेथड अडॉप्ट करते हैं तो हर साल वही मेथड यूज करें। ऐसा ना करें कि अगर हम मतलब हमेशा चेंज ना करते रहें, क्योंकि अगर हम चेंज करते रहेंगे तो हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। लाइक अगर जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं कि जब हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो दो मेथड, एक SLM मेथड हुआ, एक WDV मेथड होता है, ठीक है। तो अगर हम एक साल SLM मेथड यूज किए हैं तो दूसरे साल भी हम लोग SLM मेथड ही यूज करें, WDV मेथड ना यूज करें, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो एक कंसिस्टेंसी शो करेगी और ऊपर से हम लोग अपने स्टेटमेंट को, एक साल के स्टेटमेंट को दूसरे साल के स्टेटमेंट से कंपेयर कर सकेंगे। लेकिन अगर हम लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करेंगे तो हम लोग उसे कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो गलत दिखलाएगी। क्योंकि अगर एक टाइम हम लोग दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं और दूसरे जगह दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं तो हम लोग वो दो चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट जो है, इसका मानना था कि हमें जो भी हम लोग मेथड या जो भी प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट रखें, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कंसिस्टेंसी, जरूरी नहीं है कि हाँ हम लोग हमेशा अब एकदम ये रिस्ट्रिक्टेड है कि हाँ हम लोग मान लिए तो मान लिए, चेंज नहीं करेंगे। लाइक SLM मेथड हम लोग ने मान लिया तो अब हर साल यही अप्लाई करेंगे, तो ये ऐसा भी नहीं है, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्योंकि हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, वो रिजिड नहीं होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम लोग अपने अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ हमको फॉलो करना ही करना है। अगर टाइम या सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग अपने प्रिंसिपल्स में कुछ बदलाव ला सकते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो चेंज हो सकता है, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का भी यही मानना है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग मेथड चेंज करेंगे, अगर कुछ उससे अच्छा मेथड आ गया है तो हम लोग उसे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन रहती है तो हम लोगों को कंपैरिजन करने में, प्लस जो हमारे यूजर्स हैं, बहुत सारे यूजर्स होते हैं तो उनको भी हेल्प मिलती है, ठीक है। और अगर हम लोग कभी ऐसा करते हैं कि हाँ हम लोग कोई मेथड जो है वो चेंज कर रहे हैं तो हम लोग अपने बैलेंस शीट के नीचे वो शो करते हैं कि हाँ हमने इस बार मेथड जो है वो चेंज किया है, ठीक है। तो वो भी हम लोग को शो करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज एक्यूरल कॉन्सेप्ट। तो इस प्रिंसिपल का मानना था कि हम लोग अपना कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द कैश एंड द क्रेडिट ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ एंट्री। तो जितने भी कैश ट्रांजैक्शन है, पहले क्या होता था कि जितने भी कैश ट्रांजैक्शन है उन्हें ही रिकॉर्ड किया जाता था, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को नहीं रिकॉर्ड किया जाता था। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का मानना था कि हमें दोनों कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग किसी को क्रेडिट पे मान के चलिए गुड्स दे रहे हैं, ठीक है, और हमारा बिजनेस जो है वो बड़ा है, तो हमें कैसे पता रहेगा कि हाँ हमने किसे क्रेडिट पे दिया था, ठीक है। इससे कंफ्यूजन होगी। और अगर हम लोग रिकॉर्ड करे रहेंगे तो हमें हेल्प होगी। हम लोग जब बैलेंस शीट शो करेंगे तो उसमें दिखा सकेंगे कि हाँ हमारे डेटर इतने हैं, हमें इतना बकाया है, हम लोग मतलब एक पूरा हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ एंट्री। अब हम लोग देख लेते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। तो ये थे हमारे कुछ एजम्पशंस जो जिनको ध्यान में रखकर ही हम लोग अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। नाउ वी विल लुक टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसमें है फर्स्ट बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। तो इस प्रिंसिपल में क्या था कि जो बिजनेस है उसको ट्रीट किया जाता था अपने ऑनर से बिल्कुल अलग। लाइक जो भी हम लोग एंट्री कर रहे हैं बुक में, ठीक है, जो भी हम लोग एंट्री पास करते थे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है।
वो ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी माना गया है, बिजनेस को अलग माना गया है उसके ऑनर से, ठीक है। इसीलिए जो हम ऑनर होते हैं बिजनेस के, वो जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, उसको एज अ लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है, ठीक है। इसीलिए जो बिजनेस है उस कैपिटल के लिए जो ऑनर रहता है उसको इंटरेस्ट देता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। तो एक तरह से जो कैपिटल है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी माना जाता है। क्यों लायबिलिटी माना जाता है? क्योंकि बिजनेस और ऑनर को दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, दो अलग पर्सन माना जाते हैं। तो इस प्रिंसिपल का मानना था कि बिजनेस और जो ऑनर है दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट वन इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल only the monetary transaction should be recorded in the books। तो इस प्रिंसिपल का मानना था कि जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है बस वही हम लोग बुक ऑफ एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, काउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि हम लोग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड करते हैं, क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। लाइक अगर हम लोगों के बिजनेस में अगर दो डिपार्टमेंट है, उन दोनों के बीच में क्वेरल हो गया या हमारे एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे चले गए, इससे हमारी बिजनेस अफेक्ट होती है, लेकिन इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। लाइक हमारे कॉम्पिटिटर ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो इससे हमारी बिजनेस अफेक्ट होती है, लेकिन हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा लाइक अगर हमने 2000 के रॉ मटेरियल खरीदे तो हम लोग ये रिकॉर्ड करेंगे, मगर 200 रॉ मटेरियल खरीदे ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा हम लोग मनी टर्म्स को रिकॉर्ड करते हैं। लाइक हमने 2 मशीनरी खरीदे, ठीक है, तो इसको हम लोग बुक में नहीं रिकॉर्ड कर सकते क्योंकि 2 मशीनरी लिखा है, ठीक है। और हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मानना है कि हम लोग मनी को ही सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे लिखे कि तुमने 2 लाख की मशीनरी खरीदी है तो वो हम लोग बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ एंट्री। नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिजनेस जो है हम लोग करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि ये फ्यूचर में भी रन करता रहेगा, ठीक है। तो लेकिन फ्यूचर में रन करता रहेगा तो बीच बीच में हमको उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने का हक बनता है, ठीक है। जो यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग के उनका हक बनता है ना कि आखिर वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो जाने कि इस बिजनेस में कितनी प्रॉफिट हो रही है। मगर हमें अपनी एक्चुअल प्रॉफिट का पता तभी लग सकता है जब हम लोग अपने बिजनेस को बंद करते हैं। तो अब उसके लिए हम लोग अपने बिजनेस को बंद करने की तो जरूरत है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए कुछ पीरियड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। लाइक जो बड़ी फर्म्स होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, वो 6 मंथ का इंटरवल रख देती हैं, ठीक है। और इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च को हम लोग फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, ठीक है। तो लाइक अगर अभी 1 अप्रैल 2020 है तो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2021 को हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा। सो अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए अब 2 न्यू ईयर होगा। फर्स्ट है 1 जनवरी एंड द सेकेंड जो हमारा न्यू ईयर होगा वो होगा 1 अप्रैल को। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि जो हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो हमने स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, वो उसका एक पीरियड होना चाहिए कि मतलब उसमें हमको एक फाइनेंशियल पोजीशन पता चले हमारी बिजनेस का, ठीक है। तो वो 12 मंथ्स हो सकता है, 6 मंथ हो सकता है, 3 मंथ हो सकता है। तो अपने हिसाब से हम लोग वो डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स ऑफ इंडियन एक्ट जो है, इंडिया का इनकम टैक्स लॉ है, उसने 1 अप्रैल टू 31 मार्च को Next one is principle of full disclosure. So according to this principle, all the significant information related to the economic affairs of the enterprise should be disclosed. तो इस principle का मानना था कि जितने भी significant information है, जितने भी information है related to our business, वो सभी को हम लोगों को disclose करना होगा, ठीक है। तो जो कंपनी है इसमें तो एक प्रोविजन भी बना दिया गया है कंपनी एक्ट में कि
हमें जितने भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है वो सभी को डिस्क्लोज करना होगा, ठीक है। लाइक हमारी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज, अगर हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं वैल्यूएशन करने में स्टॉक का, ठीक है, कौन सा मेथड हम लोग डेप्रिसिएशन के लिए यूज कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू क्या है हमारी इन्वेस्टमेंट का, ये सारा कुछ डिस्क्लोज करना होगा। अब कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्या है, ठीक है, तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो डाउटफुल हो, लाइक जो डाउट में हो कि ये होंगी या नहीं होंगी। लाइक अगर हम लोग के ऊपर किसी ने केस कर दिया है, ठीक है, हमारे बिजनेस के ऊपर किसी ने केस कर दिया है, तो वो जो केस है वो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है। हो सकता है कि हमें उसका पेमेंट करना हो, रिजल्ट ऐसा है, ठीक है, हो सकता है कि ऐसा हो कि ना पेमेंट करना हो, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी लाइबिलिटी होगा उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, डाउटफुल लाइबिलिटीज, ठीक है। तो इसको हम लोग बैलेंस शीट में नीचे शो करते हैं कि हाँ हमारी कंपनी के ऊपर ये केस चल रही है या हमारी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी ये है, ठीक है। प्लस हम लोग मार्केट वैल्यू जो होता है इन्वेस्टमेंट का वो भी शो करते हैं, और कौन सा मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं अपने वैल्यूएशन करने में, स्टॉक की वैल्यूएशन करने में, डेप्रिसिएशन की वैल्यूएशन करने में, वो सारा कुछ भी हम लोग मेंशन करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर हमें यही बतलाता है कि जितने भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू आवर बिजनेस एंटरप्राइज वी मस्ट डिस्क्लोज इट टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ मैटेरियलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ मैटेरियलिटी जो है वो एक्सेप्शन है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर का, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर बताता है कि हमें अपनी सारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए, लेकिन इस प्रिंसिपल का मानना है कि जितने भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है, जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जितनी चीजें हमको डिस्क्लोज करनी चाहिए बस उतनी ही चीजें हमें डिस्क्लोज करनी चाहिए, ठीक है। जो अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो इमैटेरियल इंफॉर्मेशन है, वी शुड नॉट बी रिकॉर्ड इट इन द बुक ऑफ एंट्री, ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि हम लोग रिकॉर्ड करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो उस पर बर्डन आएगा, वो मतलब एक बहुत गलत तरीके से वो शो होगा, ठीक है, वो अच्छा भी नहीं लगेगा और हमारा जो स्टेटमेंट है वो ओवर बर्डन दिखेगा, ठीक है, अननेसेसरीली वो ओवर बर्डन दिखेगा। तो इसीलिए जो प्रिंसिपल ऑफ मैटेरियलिटी है उसका मानना है कि ऑल द मटेरियल इंफॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड एंड ऑल द इमैटेरियल इंफॉर्मेशन शुड बी इग्नोर्ड, ओके। तो प्रिंसिपल ऑफ मैटेरियलिटी से दैट we should record only the material information in the financial statement and all the immaterial information should be ignored. Next one is principle of conservatism, और इसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रिंसिपल का मानना है कि जो भी हमारे एंटिसिपेटेड लॉस हैं उनको हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जो भी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है उसको हम लोग बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द एंटिसिपेटेड लॉस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, बट ऑल द एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, इट शुड बी इग्नोर्ड। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि इस प्रिंसिपल का मानना था कि फ्यूचर में अगर हमें लॉस हो रहा है, ठीक है, फ्यूचर में अगर हमें लॉस होने वाला है तो वो सभी चीजें हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, लेकिन जो फ्यूचर में हम मान के चल रहे हैं कि हाँ हमें प्रॉफिट होगा वो नहीं रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, लाइक जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं बुक में तो कॉस्ट प्राइस या रियलाइज वैल्यू इन दोनों में से जो भी कम होता है उसमें उसको रिकॉर्ड करते हैं, ये मानकर क्योंकि हम लोग जो लॉसेस हैं उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो गेन है उनको नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये इसीलिए इसको हम लोग प्रूडेंस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वन इज हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट एट द प्राइस एट विच इट वॉज एक्वायर्ड। तो इस प्रिंसिपल का मानना था कि जो भी एसेट हम लोग बुक ऑफ एंट्री में रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हम लोग जिस प्राइस में उसे खरीदे हैं उसी में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। उसको हम लोग जो दूसरा प्राइस है, लाइक जो हमारा मार्केट वैल्यू है उसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लाइक हम लोगों ने बिल्डिंग ली, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने बिल्डिंग ली है तो हम लोग
उसे 20 लाख मिली है, ठीक है। तो जो 20 लाख प्राइस है उसी में हम लोग उसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर फ्यूचर में उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, लाइक अगर 60 लाख हो जाती है, 40 लाख हो जाती है, तब हम लोग उसको 60 या 40 लाख नहीं लिखेंगे, तब भी हम लोग उसको 20 लाख ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से, क्योंकि ये हिस्ट्री पे बेस्ड होती है, जिसमें हम लोगों ने लिया है उस पे बेस्ड होती है, इसीलिए प्रिंसिपल का नाम हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल रखा गया, ठीक है। इसको कॉस्ट प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। Next one is matching principle. This principle is very important for correct determination of net profit. ये प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें डिटरमाइन करने के लिए कि हमारा बिजनेस में नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो रेवेन्यू है, जो भी हम लोग को रेवेन्यू मिल रही है, उसको हम लोग मैच करते हैं टू आवर एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रही हैं, ठीक है। और उन दोनों को जब हम लोग मैच करते हैं तो जो हमें मिलता है दैट इज आवर इनकम। तो मैचिंग ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज नोन एज मैचिंग प्रिंसिपल। सो हम लोग कह सकते हैं कि मैचिंग प्रिंसिपल हमें बताता है कि हमें अपनी इनकम जानने के लिए, हमें अपनी प्रॉफिट जानने के लिए जो रेवेन्यू है उसको कैलकुलेट करना होगा। फिर उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हम लोगों ने जो जो एक्सपेंसेस किए हैं वो रिकॉर्ड करेंगे, और उन दोनों को जब हम लोग मैच करेंगे, मीन्स सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो जो हमें मिलता है वही हमारा नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग अ डुअल एस्पेक्ट। इस प्रिंसिपल का मानना था कि जो भी हम लोग जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनका दो एस्पेक्ट होता है, मतलब वो दो अकाउंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जितने भी प्रिंसिपल मतलब जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं वो दो अकाउंट को जो है वो अफेक्ट करते हैं। इसी वजह से जो बैलेंस शीट है, हम लोग कहते हैं ना, बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं वो दोनों इक्वल शो होते हैं, ठीक है। वो दोनों को हम लोग मतलब वो दोनों सेम अमाउंट दिखलाते हैं। वो क्यों दिखलाते हैं? क्योंकि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं वो दो अकाउंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लाइक अगर राम ने कोई बिजनेस को मतलब कमेंस किया है, स्टार्ट किया है 10 लाख रुपए में, ठीक है। तो उसने 10 लाख का कैपिटल दिया, फिर उसने 15 लाख जो है वो लोन लिया। तो 10 लाख का कैपिटल लिया, 15 लाख का लोन लिया, तो कितने होंगे? 25 लाख। और उस 25 लाख का उसने क्या किया? एसेट खरीद लिया। कुछ फिक्स एसेट लिया, कुछ करंट एसेट लिया। तो इससे क्या हुआ कि हमारे जो एसेट्स हैं वो इक्वल होंगे ना लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। लाइक इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, जैसे राम ने कैपिटल दिया, कितना दिया उसने? 10 लाख, ठीक है। उसने कुछ लोन लिया, तो लोन क्या हुआ? हमारा लायबिलिटीज आ गया, ठीक है। तो लोन उसने कितना लिया? 15 लाख, ठीक है। अब जो उसने लायबिलिटीज मतलब जो उसने लोन लिया, जो उसने कैपिटल लिया, उससे उसका उसने क्या किया? इस अमाउंट का उसने क्या किया? एसेट खरीदा। तो ठीक है, तो एसेट क्या हो गया? 25 लाख। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि एसेट जो है वो हमारा इक्वल होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और इसी के बेसिस पे हम लोग आगे भी देखेंगे कि आगे भी पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस, ठीक है। तो एसेट जो है हमेशा जो है इक्वल होता है अपनी लायबिलिटीज और कैपिटल के। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि लायबिलिटीज जो है वो इक्वल होता है एसेट माइनस कैपिटल, ठीक है। या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कैपिटल जो है वो इक्वल होता है एसेट माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। इसको ब्रीफ में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से देखेंगे, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तब हमें अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे डुअल एस्पेक्ट काम करता है, ठीक है। तो डुअल एस्पेक्ट किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, कैसे काम करता है, उसको अगर हम लोग को अच्छे से जानना है तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसको देख सकते हैं कि जो भी हमारी अकाउंट होती है, जो भी हम लोग की बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं, वो दो अकाउंट को जो है वो अफेक्ट करती है, ठीक है। अगर हमने लायबिलिटीज लिया है तो ऑफकोर्स उस लायबिलिटीज का हम लोग एसेट खरीदने वाले हैं। ये कैपिटल जो हमने इंट्रोड्यूस किया है तो उसका हम लोग कुछ एसेट लेंगे, ठीक है।
तो उसको हम लोग डिटेल में अच्छे से हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस में देखेंगे। अगर आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझ में आया है और अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। और अगर कोई भी फीडबैक और सजेशन है तो प्लीज कमेंट करें, अपने फीडबैक दें, सजेशन दें। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।